हमारे साथ मयूरेश जोशी अब जुड़ चुके हैं। मयूरेश, क्या कहेंगे? आफ्टरनून प्रदीप जी, आई थिंक क्लियरली आई थिंक द बॉटम लाइन बेटर देन एक्सपेक्टेड था, लेकिन कोई वन ऑफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पीएनएल में आए हैं क्या वो देखने पड़ेंगे। हाउएवर अगर आप देखें तो वेदांता का आई थिंक जो केन और हिंजिंग को रिलेटेड नंबर्स हैं, आई थिंक दैट इज मोर और लेस ऑलरेडी इन द प्राइस। जो एल्यूमिनियम का बिजनेस है दैट इज समथिंग टू बी वॉच्ड आउट फॉर, और वहाँ पे एक डीग्रोथ की ही उम्मीद हो रही थी इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। कॉपर बिजनेस में एक डीग्रोथ की उम्मीद हो रही थी, और एल्यूमिनियम बिजनेस का अगर हम बात करें तो फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर आई थिंक वी आर स्टिल एस्टिमेटिंग द एल्यूमिनियम business in terms of pricing to report $1650 per ton। तो I think वो substantial आई है। ये एक और जानकारी आ रही है मयूरेश, तो हम आपको बता दें कि हम 25% से ऊपर के मार्जिन की उम्मीद कर रहे थे। 24 के करीब मार्जिन देखने को मिला है, 24.2, जो कि 25.1 का अनुमान था। सो क्लियरली वही बात कर रहा हूँ मैं। आई थिंक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस टॉप लाइन पे आई थिंक निराशजनक है। ऑपरेटिंग मार्जिन जैसे आप बता रहे हैं आई थिंक मोर एंड लेस इन लाइन विद एस्टिमेट्स। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होने का ही चांस है फॉर द बॉटम लाइन इंक्रीज दैट वी हैव प्रॉब्ली सीन। बट ओवरऑल बिजनेस की जैसे मैं बात कर रहा था, आई थिंक एल्यूमिनियम प्राइसिंग में एक रिडक्शन की देख रहे हैं हम। कॉपर में आई थिंक लुकिंग एट टीसीआरसी प्राइसिंग एक्चुअली आई थिंक रिमेनिंग स्टेबल और कमिंग डाउन। इनकी जो पावर बिजनेस है जरसूड का पावर प्लांट को लेकर 2400 मेगावाट, वहाँ पे भी यूटिलाइजेशन लेवल्स लो होने की ही उम्मीद थी। तो आई थिंक हाउ दी माइनिंग एक्टिविटी रिज्यूम, और जैसे हेमंत जी भी बता रहे थे, आई थिंक एनी फर्दर डिटेल्स रिलेटेड टू हाउ द मर्जर विल प्रॉब्ली टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ एनी स्वीटनिंग ऑफ द रेशियो, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे। हालांकि आई थिंक एट द करंट जंक्चर वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है स्टॉक के लिए कंसीडरिंग द काइंड ऑफ एसेट्स दैट दे होल्ड, बट आई थिंक कोर बिजनेस फंडामेंटली स्टिल रिमेन एक्सट्रीमली वीक फॉर वेदांता। 494 करोड़ का फॉरेक्स गेन आया है और इसकी वजह से ये मुनाफा आता हुआ, तो अब ये स्टॉक फाइनली कमजोर हो रहा है और शायद थोड़ी और गिरावट इसमें आएगी। इस आंकड़े को देखिए, 494 करोड़ फॉरेक्स गेन है, मार्जिन उम्मीद से कम है। तो मुनाफा जो पहली बार देखने से हमें लग रहा था कि अच्छा है, दरअसल इतना अच्छा नहीं है। टैक्स पे खर्च 560 करोड़ के मुकाबले घटकर 200-250 करोड़ के आसपास आ गया है, तो यहां से बचत हुई है। कारोबार अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन ये दूसरे इधर उधर के रास्तों से थोड़ी बचत और थोड़ा मुनाफा कमा करके ये नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने। अविनाश गोरक्षकर जुड़ते हुए हमारे साथ प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट से। अविनाश, क्या कहेंगे? आई थिंक नंबर्स डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है, और अगर ये फॉरेक्स गेन अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो प्रदीप मुझे लग रहा है कि नतीजे उम्मीद से काफी खराब है। इनफैक्ट आने वाला क्वार्टर भी काफी चैलेंजिंग रहेगा, और मेरे ख्याल से बहुत टॉप लाइन एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस काफी खराब है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि एबिटा लेवल पे भी शायद ऑपरेटिंग लेवल पे भी मार्जिन पे प्रेशर आना चाहिए, क्योंकि क्लियरली अगर हम ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन निकाले तो क्लियरली आई मीन ओवरऑल आई थिंक हमारा अनुमान करीबन 600 करोड़ की प्रॉफिट का था। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम अगर हम निकाल दे तो मोटा मोटी नंबर्स आर डेफिनेटली मच बैड देन व्हाट द स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग। बेचने की राय देंगे अविनाश? नहीं, बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ कि जो भी चढ़ाव ये शेयर में प्रदीप हमने देखा था वो लार्जली एक टेक्निकल बाउंस था, ज्यादा वर्क शॉर्ट कवरिंग थी। फंडामेंटल्स पे तो मैं समझता हूँ कि अभी भी काफी गिरावट बाकी है, क्योंकि आने वाला जो 1-2 क्वार्टर्स रहेंगे एक्चुअली प्रोडक्ट प्राइसेस काफी वीक है, एल्यूमिनियम एज वेल एज कॉपर। और जिस प्रकार की गिरावट हमने लास्ट 1-2 महीनों से चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी है, मुझे नहीं लग रहा है कोई इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रिगर अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो क्लियरली जो मर्जर की बातें हो रही है केन और वेदांता की, यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि केन के शेयर होल्डर्स को क्या नया ऑफर वेदांता ऑफर करता है, क्योंकि ये डेफिनेटली केन के शेयर होल्डर के लिए काफी डेट्रीमेंटल है। तो आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली टू एग्जिट इवन एट द करंट लेवल। ओके, नतीजे देखकर तो शॉर्ट बनता है राकेश, लेकिन चार्ट देखकर क्या राय देंगे आप? देखिए प्रदीप जी, चार्ट देखे तो नीचे से एक पुल बैक आया था, नीचे में 100 रुपीज एक सपोर्ट है, ऊपर में 108 रुपीज एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। अगर ऊपर में 108 रुपीज के लेवल्स टूटते हैं तब एक अपट्रेंड, शॉर्ट टर्म अपट्रेंड रिज्यूम होगा, और कोई इन स्तरों पे शॉर्ट करना चाहता है तो 108 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, 108 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट की राय। वेदांता के नतीजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से ये नतीजे आए हैं। उम्मीद से बेहतर दिख रहे थे, लेकिन जब मार्जिन आई, जब टैक्स पे बचत का पता चला, फॉरेक्स गेन की जानकारी मिली, तो अंदाजा लगा कि ये नतीजे इतने अच्छे दरअसल नहीं है। तो अब फिसलता हुआ ये स्टॉक देखना होगा कहां तक संभलता है। लेंगे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। राकेश और मयूरेश बने रहेंगे हमारे साथ।
साउथ अफ्रीका से इंडिसी आवाज पर 100 के नीचे सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ। निफ्टी भी देखिए आज दिन भर रेंज बाउंड कारोबार हो रहा है, हालांकि बायसनेस देखिए नेगेटिव साइड पर है। एक बार भी हम हरे निशान में नहीं जा पाए, स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन देखने को मिला और नतीजों के दम पर ही ज्यादा बड़े मूव्स आए हैं। मारुति देखिए नंबर्स के बाद अब ऊपर ट्रेड कर रहा है, टीवीएस मोटर के नंबर्स के बाद एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। प्रदीप पर टीवीएस मोटर ही दरअसल आज स्टॉक ऑफ द डे है, ये कहना चाहिए। एक्सिस बैंक के नंबर्स भी इन लाइन लगे, लेकिन आप देखिए ल्यूपिन खिसका, स्ट्राइड्स, आर्कोलैब के नंबर्स मार्केट को पसंद नहीं आए। डिश टीवी भी नंबर्स इन लाइन रहे हैं, तो नंबर्स के ऊपर मोटा आप देखिए रिएक्शन देखने को मिला है। अब देखना होगा थर्मेक्स, टाटा कम्युनिकेशन और सीएट किस तरह से नंबर्स पेश करते हैं। आज इनके नंबर्स आने वाले हैं, अभी आ जाए तो ठीक, वरना बाजार बंद होने के बाद कल इन स्टॉक्स के ऊपर मार्केट मूव करेगा। और सिंडिकेट, डाबर, एसीसी, जेट, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर सबकी नजर बनी रहेगी। इनके नंबर्स कल आने वाले हैं। बिल्कुल, तो इन तमाम स्टॉक्स पर हम नजरें बनाए रखेंगे, लेकिन पूजा हमारे साथ जुड़ रही है उनमें से कुछ बहुत ही अहम नतीजों पर बात करने के लिए। अंबुजा और जेट, पूजा क्या कहना है आपका? जी, शुरुआत अंबुजा सीमेंट के नतीजों के साथ करेंगे। कमजोर नतीजे की उम्मीद हम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो प्रेजेंस है वो सदर्न रीजन में ज्यादा नहीं है, जहां पर सीमेंट प्राइसेस में जो बढ़त हो रही है उसका यहाँ पर फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा और इसका असर कंपनी के रियलाइजेशन पे पड़ेगा। रियलाइजेशन कंपनी के काफी कमजोर रहेंगे। वहीं सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो उसमें 4 से 5% की बढ़त साल दर साल देखने की उम्मीद है, लेकिन रियलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा ये नंबर, और जिसमें की कमजोरी देखने को मिल सकती है। और हमारा अनुमान है कि मार्जिन्स जिसकी वजह से काफी ज्यादा दबाव में रहेंगे। 70.9% के सामने हमारा अनुमान है कि 15% के आसपास मार्जिन्स के नंबर दिखाई देंगे। मुनाफे में 23% की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जेट एयरवेज भी कल अपने नतीजे घोषित करेगा और यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्टेबल नंबर्स देखने को मिलेंगे। कंपनी के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो ट्रैफिक है उसमें सुधार बरकरार रहेगा, तो वहां से एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हम आपको बता दें कि जो पैसेंजर लोड फैक्टर है Q1 में जेट एयरवेज का पैसेंजर लोड फैक्टर करीब 82% के आसपास था, तो अच्छी ट्रैफिक के चलते कंपनी के रेवेन्यू में काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और एटीएफ के दाम में जो कमी हो रही है उसका फायदा कंपनी को Q1 में भी मिला था और इस क्वार्टर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ऑपरेशनली काफी अच्छी बढ़त की उम्मीद है। हमारा अनुमान है कि एबिटा में 170% की बढ़त देखने को मिल सकती है। वही रेवेन्यू में हम 7% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं, तो जेट एयरवेज से स्टेबल नंबर्स की उम्मीद। ऑलराइट, चलिए तो स्टेबल नंबर्स की एक्सपेक्टेशन जेट एयरवेज से की जा रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेंगे यहाँ पर इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे बाजार किन लेवल्स पर क्लोज हो रहा है। साथ ही ये भी बताएंगे स्टॉक 2020 में जो आज मुकाबला हुआ था नीरज और आशीष के बीच 7:30 बजे, उसमें किसने बाजी मारी। स्वागत है आपका एक बार फिर और इस बीच अब हम बाजार के आखिरी मिनटों की तरफ पहुंचते हुए आज के लिए अब तक अगर आप देखें तो दबाव से उबरने की कोशिश बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुई है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स जरूर पॉजिटिव जोन में आया हुआ है। बैंक इंडेक्स ने मशक्कत की, बैंक निफ्टी ने पर फिर थक गया। निफ्टी और सेंसेक्स का भी कमोबेश यही हाल है। 3 लाख करोड़ के आसपास अब वॉल्यूम पहुंचता हुआ एक्सपायरी के 2 दिन पहले, जैसे कि अमूमन हम देखते हैं, तो उसको इसी नजरिए से देखना चाहिए कि एक्सपायरी के पहले का असर है। कुछ स्टॉक्स इस बीच जो तेजी दिखा रहे हैं, HCL इन्फोसिस एक शेयर होगा जहां पे हम 2% के आसपास की तेजी आते हुए दिख रहे हैं। यूपीएल में भी आखिरी मिनटों में कुछ और बाइंग आती हुई, हालांकि ये पूरे दिन काफी मजबूत रहा है, लेकिन फॉलो अप बाइंग हो रही है। राकेश, इन दोनों में से कोई आपको पसंद है? नहीं प्रदीप जी, अगर यूपीएल की बात करें तो ओनली पॉजिटिव यूपीएल में 440 442 के अराउंड एक सपोर्ट था, वहां से स्टॉक ने एक अच्छा रिबाउंड, एक दिन के अंदर बहुत बड़ा रिबाउंड दिखाया है। टेक्निकली ऐसा नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म का कोई ट्रेडिंग नजरिया बना के पोजीशन लेनी चाहिए। और दूसरी तरफ HCL इन्फोसिस की बात करें तो ऊपर से स्टॉक में एक अच्छी सप्लाई आई थी और ऊपरी स्तरों पे देखें तो 60 रुपीज के अराउंड स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग के नजरिए से मेरा ऐसा मानना है स्टॉक को भी अवॉइड करना चाहिए। ट्रेडिंग के नजरिए से अवॉइड करना चाहिए। हालांकि एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है। मास्टेक एक और ऐसा स्टॉक है जिसको एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिला है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट से, और आप देखिए इस खबर के आते ही स्टॉक में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक चार्ट्स पर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। राकेश, आपको कैसे लग रहा है इसके चार्ट्स और कोई ट्रेड इस पे लेना चाहेंगे क्या? मुझे याद है नतीजे भी अच्छे आए थे इसके। हेमंत जी, इसमें पहले एक सेल ऑफ देखने को मिला था और जिस तरीके से स्टॉक में आज ये स्टॉक निकला 155 रुपए के ऊपर निकला, अगर ये 155 रुपीज के ऊपर
क्लोजिंग लेने में सक्षम हो जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी लगती है, तब एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 167 168 की देखने को मिल सकती है। ओके मयूरेश, इंडिगो तो लगता है पहले दिन ही पूरा भरने की तैयारी में है, भले ही हर एक कैटेगरी में ना भर पाए, क्या कॉल दी है आपने? सो क्लियरली प्रदीप जी, आई थिंक हमने कंपैरिजन किया है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन ग्रोथ के साथ, विच इज बीन क्वाइट स्टुपेंडस एंड विच इज कॉन्ट्ररी टू हाउ द एयरलाइन इंडस्ट्री परफॉर्म्स। दूसरी बात, अगर हम देखें तो इसकी जो कोर बिजनेस मॉडल है इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट, आई थिंक लॉट ऑफ देयर एयरक्राफ्ट्स आर ऑपरेटिंग लीजेस, जिसकी वजह से आई थिंक इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होते हैं दैट इज ओनली 3% कंपेयर टू 12% फॉर स्पाइस जेट। क्लियरली आई थिंक फ्लीट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी काफी कटेल्ड है 17%, क्योंकि इनकी जो प्रॉफिट्स होते हैं सेल एंड लीज बैक पे planes के, I think they offset that against the operating rentals, lease rentals के against. And thirdly, I think operating costs itself, I think ETA prices have fallen. Now, just structurally, airline industry के लिए overall ही positive होगा. But generally, I think with new Airbus A320 neos coming through, I think they're even more fuel efficient. मुझे लगता है कि 2 से 3 साल में I think जो EBITDA margin की हम बात कर रहे थे, assuming crude staying in this range, looking at supply and Iran supply is also coming through. I think जो risk factor है oil को लेके, I think that is more or less mitigated. Entry barriers काफी low होते हैं इसमें. But I think very few businesses will be putting in cash. This is already an established business. और तीसरी बात probably I think in terms of dividend payout, जिसके ऊपर I think काफी कुछ हल्ला हुआ था, मुझे लगता है कि the management is clearly focused on profitability and generating ROEs for the company. So I think they will act according to business situation and economic cycles to reward their shareholders. तो मुझे लगता है I think it's a very positive management commentary. I think the numbers have been extremely robust and positive historically. और हम suggest कर रहे हैं subscribe at the higher end of the band. ऑलराइट राकेश, बाजार बंद होने में करीब 3 मिनट बचे हैं इस समय, भी बताइए कोई ट्रेड लेना चाहेंगे आप कल के लिए इस समय? बिल्कुल हेमंत जी, मेरा ऐसा मानना है, एक तो अरविंदो फार्मा को डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए। जिस तरीके से फार्मा में एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, आप देखें लुपिन को देखें, स्ट्राइड्स को देखें, अरविंदो फार्मा में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक एक नए हाइस पे क्लोज कर रहा है, नीचे में 827 828 एक अच्छा सपोर्ट है, और मेरा ऐसा मानना है 866 तक के लेवल शायद देखने को मिल जाए स्टॉक के अंदर। और दूसरा मेरा ऐसा हिंदुस्तान जिंक काफी अच्छा लग रहा है, अच्छे नतीजों के बाद स्टॉक ने एक रैली दिखाई थी 155 के अराउंड, स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया है जो टेक्निकली काफी बुलिश माना जाता है। 155 के स्टॉप लॉस के साथ हिंदुस्तान जिंक को बाय करके जाना चाहिए 168 के टारगेट के लिए। ओके और अब बाजार अपने आखिरी मिनटों में पहुंच चुका है, तो आइए आज की अंतिम तस्वीर कैसी नजर आ रही है आपको बता दें। 8,230 के करीब निफ्टी बंद होने की तैयारी में है। कल की गिरावट के बाद आज 30 पॉइंट और नीचे हम आ गए हैं, तो 8,350 के आसपास जो रेजिस्टेंस हमने झेला, अब इस एक्सपायरी में लगता है कि हम शायद इसी रेंज में कहीं पूरी करेंगे इस सीरीज को। फिर से ऊपर जाना मुश्किल होता जा रहा है, जब भी कोशिश की कामयाब नहीं हुए और बिकवाली देखने को मिली। मार्केट ब्रेथ फाइनली अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि 3 स्टॉक्स ऊपर हैं तो 4 नीचे हैं। आखिरी आधे पौने घंटे में थोड़ा बहुत सुधरने की कोशिश भले हुई हो, पर कोई खास बदलाव मार्केट ब्रेथ में नहीं। बिल्कुल कमजोरी भरा सेशन ही देखने को मिला, और देखिए 8,250 के नीचे क्लोजिंग हो रही है, तो ये एक और खराब संकेत। ज्यादातर समय हमने लाल निशान में, बल्कि पूरा समय हमने लाल निशान में आज बिताया, ये एक और खराब संकेत बाजार के लिए। बैंक निफ्टी प्रदर्शन नहीं दिखा रहा है, ये सब चीजें दिखा रही हैं कि बाजार के इंटरनल्स थोड़े से वीक हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। अर्निंग्स हेवी डे था, सेकेंड हाफ में ज्यादा कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए, और आप देखिए जिनके नंबर्स आए हैं उसमें ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, चाहे वो लुपिन हो जो नतीजों से पहले भी पिट रहा था और नतीजों के बाद भी पिटा। डिश टीवी में भी कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। ये मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कहे जा सकते हैं। स्ट्राइड्स, आर्को लैब जैसे स्टॉक्स भी कमजोरी के साथ डेज लो के आसपास ही जाकर ये समाप्ति दे रहे हैं। इसके अलावा आज स्टॉक ऑफ द डे होगा टीवीएस मोटर का शेयर, 13-13.5% की शानदार उछाल यहां पर देखने को मिली है। एक्सिस बैंक के नंबर्स इनलाइन आए, मारुति ने जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी उसको मीट किया, और आप देखिए एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिली है। तो कुछ दिग्गजों ने जहां अच्छा प्रदर्शन दिखाया वहां कुछ कहीं कहीं मायूसी भी हाथ लगी है। थर्मैक्स, टाटा कम्युनिकेशन, सीएट के नंबर सब बाजार बंद होने के बाद आएंगे, तो साफ तौर पर कल उनमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। सिंडिकेट बैंक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली नतीजों से पहले, कल इसके नंबर्स आने वाले हैं। डाबर में भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनी है, एसीसी से एक्सपेक्टेशंस कम है, और यहाँ पर कुछ शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाते हुए ट्रेडर्स नतीजों से एक दिन पहले। लेकिन देखिए जो आज का ट्रेडिंग बैंड था 8,217 का लो और 8,241 का हाई, 24 पॉइंट के एक रेंज में दिन भर कारोबार हुआ है। ये बता रहा है कि बाजार
कुछ मूड बना नहीं पा रहा है और तेजी करने वाले थोड़े थकते हुए भी दिख रहे हैं काफी, क्योंकि जो बूस्टर आया था ग्लोबल मार्केट्स में वो एक दिन में ही निकल गया और आप देखिए उसके बाद फिर रिएक्शन देखने को नहीं मिला। कल जो हमने दिन के हाईस पे खुलने के बाद लगातार गिरावट देखी। एफआईआईएस के आंकड़े ऐसे में काफी पजलिंग है, क्योंकि आप जिस तरह के आंकड़े कल आए थे कैश पे तो लगातार बाइंग के आंकड़े आ रहे हैं, कल हमने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाइंग के बड़े आंकड़े देखे, लेकिन वो सब ना तो कल दिखा ना तो आज दिखा। तो ये समझना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रेड कर रहे हैं। 700 करोड़ रुपए की कैश में बाइंग के बावजूद अगर बाजार नहीं चले तो साफ तौर पर DII का पलड़ा भारी है, यही कह सकते हैं आप। इतना भी भारी नहीं है। 500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग उन्होंने कल की थी। हाँ, लेकिन उसको एफआईआईएस ने काउंटर तो पूरा कर लिया था। तो इसका मतलब है कि एफआईआईएस ये जो ट्रेड कर रहे हैं ये शायद एक्सपायरी रिलेटेड है, कुछ पुरानी पोजीशंस काट रहे हैं, जो आर्बिट्राज बिठाया था वो सब बराबर कर रहे हैं। तो 2-3 दिन अब एफआईआईएस के आंकड़े देखने नहीं चाहिए। बिल्कुल, और शुक्रवार से देखेंगे। मतलब इस सीरीज की एक्सपायरी के बाद ही एफआईआईएस के आंकड़ों पर तवज्जो रखनी चाहिए। लेकिन आप देखिए सॉन्ग की कमजोरी के साथ सेंसेक्स ने समाप्ति दी है। आप कैसे देख रहे हैं राकेश आज की क्लोजिंग को और क्या व्यू बन रहा है? देखिए हेमंत जी, जैसे अभी प्रदीप जी ने मेंशन करा कि इतने अच्छे ग्लोबल संकेतों के बाद निफ्टी ऊपर टिक नहीं पाया। देखिए 8300 एक क्रिटिकल लेवल था, 2 बार निफ्टी ने अटेम्प्ट करा है, इसको क्रैक भी करा बट ऊपर के लेवल्स पे टिक नहीं पाया। ये वो नेकलाइन थी 8300 की, जिसको जब निफ्टी ने अगस्त के महीने में तोड़ा था तो 7600 के लेवल देखने को मिले थे। हालांकि नीचे में सपोर्ट इंटैक्ट है, बट मेरा ऐसा मानना है अगर किसी ने नीचे से लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं तो इस समय सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मुनाफा वसूली करनी चाहिए। अगर टेक्निकली को संकेत मिलते हैं कि निफ्टी दोबारा से अटेम्प्ट करेगा 8300 के लेवल्स तोड़ने के लिए ऊपर में, तब एक अच्छी तेजी बनेगी। एल्स मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में है। ऊपर में देखें तो 60-70 पॉइंट ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे में 8100 के अराउंड एक सपोर्ट है। अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो नए लॉन्ग जो है उसमें इतना लुक्रेटिव नहीं लगता है कि नए लॉन्ग्स को इनिशिएट करना। बेटर ये होगा कि मुनाफा वसूली करके अगर किसी ने नीचे में पोजीशन बनाई है साइड लाइन में होकर बैठना चाहिए। ऑलराइट, चलिए ये रहा राकेश की समय आज बाजार के क्लोजिंग पर। शुक्रिया राकेश मयूरेश आप दोनों का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए अब देख लेते हैं स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था सुबह 7:30 बजे, उसमें कौन से कप्तान ने बाजी मारी। इंटरेस्टिंग मुकाबला था और काफी कड़ा मुकाबला था। नीरज ने दरअसल बाजी मारी है, 1.8% के पॉजिटिव रिटर्न्स नीरज ने कमाकर दिए। आशीष की टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आप देखिए 1.6% के आसपास के रिटर्न्स इन्होंने भी आज कमाया। आइए देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स थे जो इन दोनों ने आपको सुबह 7:30 बजे सुझाए थे। यूपीएल अच्छे नतीजों के बाद नीरज की टीम में शामिल हुआ था, 4.5% के अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक ने कमाकर दिए। NIIT टेक्नोलॉजीज और SML इशूज जैसे शेयरों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। आइए अब देखते हैं आशीष की टीम के टॉप परफॉर्मर्स। मैक्सवेल इंडस्ट्रीज में 4% तक की तेजी, सोलार इंडस्ट्रीज इनका शायद ओपन स्टॉक था, 12% मजबूती के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी। ऑर्किड केमिकल और आइनॉक्स विंड के भी नंबर्स अच्छे थे, 3% से ज्यादा की बढ़त ये शेयर भी आज लेकर गया। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हाजिर करेंगे चाय पर चर्चा, और चाय पर चर्चा में आज हमारे साथ बिहार पर चर्चा करने के लिए CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया भी जुड़ेंगे।